हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। थॉट देखते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। इसी थॉट के साथ आज हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शेख जैबुन्निसा। हिंदी का जो हमारा बाकी रह गया था थोड़ा सा, वो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। हमने लास्ट टाइम देखे थे शिक्षण त्रिआयामी, है ना। त्रिआयामी क्या है? बायोलॉजिक टीचिंग बाइपोलर और ट्राइपोलर, है ना। ये लास्ट टाइम हमने देखे थे, इस तरह से था। एक तो बाइपोलर देखे थे, बाइपोलर, और दूसरा देखे थे ट्राइपोलर। ये जरा सा रिवाइज करा रही हूँ। बाइपोलर में देखे थे कि टीचर का और स्टूडेंट का कनेक्शन होता है, हाँ, शिक्षक का और छात्र का। और त्रिपोलर में जो है शिक्षक, छात्र और जो आपके विषय वस्तु होते हैं। विषय वस्तु मतलब जैसे कि आपकी किताब हो गई, पाठ्य पुस्तक, टीचिंग एड्स, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं हिंदी में। तो उन तीनों को जोड़ के टीचिंग करना। तो ये इस तरह से आपका था त्रिआयामी। अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, ठीक है। शिक्षण सूत्र का मतलब होता है, उर्दू में हम इसे कहेंगे तदरीसी गुर। शिक्षण सूत्र तदरीसी गुर। अब तदरीसी गुर मतलब हमें जो है बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है ना। अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों को सिखाने के, पढ़ाने के। तो वो जो गुर होता है, वो जो सलाहियत होती है, सूत्र, वो हम देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात यानी कि मालूम से ना मालूम की तरफ। उर्दू में हम कहेंगे मालूम से ना मालूम की तरफ। ये पहला आपका शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात। मतलब मालूम से ना मालूम की तरफ, मतलब कि बच्चे को इस तरह से हमें पढ़ाना है कि उसे जो भी हम न्यू नॉलेज दे रहे हैं, नई मालूमात बता रहे, तो वो हम बेसिक से स्टार्ट करें कि उसको कितना मालूम है, वो कितना जानता है। पहले उसका उत्साह हमें बढ़ाना है, उसका कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाना है, ताकि वो नई मालूमात की तरफ आगे प्रेरित हो, आगे वो मतलब दिलचस्पी ले, इंटरेस्ट ले उसमें, है ना। तो अगर हम उसको कोई लेसन पढ़ा रहे और वो लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी उसको बेसिकली नॉलेज है, तो उसका इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मैं ये तो जानता हूँ। फिर धीरे धीरे जो है टफ लेवल की तरफ हमें आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मौसम से रिलेटेड पढ़ा रहे बच्चे को, तो बच्चे को तो नॉर्मली मौसम पता ही है, सर्दी गर्मी बारिश होती है। तो हम मालूम से स्टार्ट करेंगे कि उसे क्या क्या नॉलेज है।
फिर धीरे धीरे हम जो है डीपली कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया आपका ज्ञात से अज्ञात। दूसरा सूत्र है मृत से अमृत। मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त। ठोस से असास की तरह। देखिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ ये दूसरा सूत्र है। इसका मतलब ये होता है, मूर्त का मतलब होता है ठोस ऑब्जेक्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अमूर्त जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चे को पढ़ाओ कि वो टच कर सकता है, फील कर सकता है किसी भी चीज को। उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर फैन है तो फैन को जो है हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन उसके थ्रू जो हमें हवा मिल रही है, जो एयर मिल रही है, उसे तो हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है बच्चों को हमें टीच करना है। तो ये आपका मूर्त से अमूर्त की तरफ हो गया। थर्ड है सरल से जटिल। सरल से जटिल मतलब आसान से मुश्किल की तरफ। ये वही है कि पहले बच्चे को क्या मालूम है, जितना भी मालूम है उससे हमें स्टार्ट करना है। आसान से हमें स्टार्ट करना है, इजी। अब डायरेक्ट हम पहली दूसरी के बच्चे को तो बोलेंगे नहीं ना, 2-3 लाइन का आप जवाब लिख दो। स्टार्टिंग तो हुरूफ से होगी, लफ्ज से होगी, शब्द से होगी। अगर हिंदी में देखो तो शब्द से होगा। तो जो है हमें आसान से स्टार्ट करना है, बाद में धीरे धीरे हमें जो है लेवल को बढ़ाना है। तो ये हो गया आपका सूत्र, शिक्षण सूत्र है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री। इसका मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं? जो भी हम पढ़ाने के लिए, बच्चों को इजीली समझने के लिए हम जो भी यूज करते हैं पाठ्य पुस्तक के अलावा, तो क्या क्या हो सकती है वो चीजें। तो आप लोगों को बेसिकली पता ही है क्या क्या है। तो उनको भी कुछ टाइप्स में जो है, कुछ किस्मों में जो है उन्हें तकसीम कर दिया गया है। फर्स्ट है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री मतलब जो मटेरियल को हम देख सकते हैं, जो सामग्री को हम देख सकते हैं, जैसे कि पिक्चर
पोस्टर है, चित्र है, पाठ्य पुस्तक है ना, उन्हें हम देख सकते हैं, देखकर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैप है आपका, और मॉडल्स वगैरह है, जैसे कुछ भी आप मॉडल्स लेके जाके बता सकते हो उन्हें, कोई मशीन का या जो भी होता है। उसके बाद है श्रव्य। श्रव्य चली जा आएगा सीढ़ी पे, सुना? श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री का मतलब होता है समयी वसाई, जो हम उर्दू में कहेंगे समयी वसाई, इसे बसरी वसाई। श्रव्य सामग्री समयी वसाई, जो हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो सिर्फ सुनने में क्या आएगा आपका, ऑडियो डिवाइस आएंगे, रेडियो है ना। ये जो है हम छोटी क्लासों में खास तौर पर यूज कर सकते हैं बच्चों को, रेडियो वगैरह, रिकॉर्डिंग, नज़म वगैरह सुना सकते हैं बच्चों को, और कुछ अच्छे थॉट सुना सकते हैं, जैसे कि आज हमने स्टार्टिंग में देखे थे, इस तरह से। नेक्स्ट है, इसमें सिर्फ जो है सुनने का अमल है, और इसमें देखने का, ऐसी चीजें जो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य। श्रव्य मतलब समयी बसरी, समयी बसरी वसाई। यानी हम देख भी सकते हैं और सुन भी कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जाम्पल है वीडियो, है ना। वीडियो जो है बच्चों को हम दिखा सकते हैं, कोई भी सबक आमोज, तो वो देखते भी है और उनको सुनते भी है, समझते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं, दिलचस्पी भी लेते हैं उसमें। तो ये आपका एक सामग्री हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री, इस तरह से। तो और एक लास्ट है क्रिया सहायक। सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री का मतलब प्रैक्टिकली जो भी करते हैं, यानी कोई फील्ड ट्रिप पर लेकर चले गए, या आप उनको कुछ करने के लिए कह रहे हैं कि मतलब आप कुछ बनाओ, तस्वीर बनाओ या कुछ मॉडल बनाओ, इस तरह से, तो उसका जो शुमार है वो इस सामग्री में आ जाएगा, क्रिया सहायक सामग्री। क्योंकि बच्चा खुद कर रहा है, और जब वो खुद कर रहा है, उसमें खुद एक्टिव है, तो वो उसको अच्छे से, मतलब बेसिकली उसके डाउट भी क्लियर हो गए और उसे काफी टाइम तक याद भी रहेगा। तो ये चारों भी आपकी जो है शिक्षण सहायक सामग्री है, और इसमें सबसे बेस्ट सामग्री क्रिया सहायक है, जिसमें बच्चा खुद सेंटर में होता है, एक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मूल्यांकन। मूल्यांकन एवं मूल्यांकन का मतलब होता है कद्र पैमाई
और उपचारात्मक होता है मॉल जाति। ठीक है। अब जो है हम बच्चों को लिखा दिए, पढ़ा दिए, टीचिंग हो गई, तो अब उसकी जांच करना भी तो जरूरी है ना। देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है ना आज की डेट में, कि जांच इसलिए नहीं की जाती है, ये देखने के लिए नहीं कि बच्चे को कितना आया और कितना नहीं आया। ये कंसेप्ट अभी माना ही नहीं जाता है, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है कि बच्चे को कितना नहीं आ रहा है, बल्कि हमें ये देखना है कि बच्चों को कितना आ रहा है और नहीं आ रहा है तो रीजन क्या है। तो इस मकसद से जो है हम कदर पैमाई करते हैं, जांच करते हैं, और ये भी देखा जाता है कि हमने जो है कितनी मेहनत की है, हमारी जो तदरीस है, हम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो किस हद तक कामयाब हुई है, या हमें उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ और उसमें इस्लाह करने की जरूरत है। मेन मकसद यही होता है कदर पैमाई का आकलन करने का। तो इसमें जो है निदानात्मक, रचनात्मक आकलन होता है एक, तो फर्स्ट वन होता है रचनात्मक। एक सेकेंड, रचनात्मक ये एक होता है। उसके बाद है सेकेंड योगात्मक। और थर्ड है योगात्मक, थर्ड है निदानात्मक। बेसिकली आकलन जो है, मूल्यांकन जो है वो इस तरह से तीन है आपके। फर्स्ट है रचनात्मक, सेकंड है योगात्मक, थर्ड है निदानात्मक। अब ये रचनात्मक जो है ना, ये जो है मुसलसल भी कह सकते हैं इसे, और तश्कीली जांच भी कह सकते हैं। तश्कीली जांच, ठीक है। और इसे कहते हैं तकमीली जांच। तकमीली जांच, और इसे कहेंगे निदानात्मक को तशखीसी जांच, ठीक है। ये तीन तरह के है, रचनात्मक, तशकीली जांच। इसका मतलब होता है क्लास में, जमात में हम बच्चों को जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते दौरान, सपोज हम कोई सबक पढ़ा रहे, तो पढ़ाते दौरान अगर हम बच्चे से बीच में रुक कर कुछ पूछ रहे, जानने के लिए कि बच्चे का अटेंशन है या नहीं, वो इंटरेस्ट ले रहा है क्या नहीं, उसके समझ में आ रहा है या नहीं, उस दौरान जो हम जांच करते हैं उस जांच को कहते हैं रचनात्मक, तशकीली जांच। क्लियर। अब उसके बाद योगात्मक। योगात्मक मतलब तकमीली जांच। तकमीली जांच का मतलब जो हम बच्चों के टेस्ट वगैरह लेते हैं, यूनिट टेस्ट, सुषमाई इम्तिहान, सालाना इम्तिहान, ठीक है, तो उसे कहते हैं तकमीली जांच, यानी कि योगात्मक आकलन। फिर है निदानात्मक। निदानात्मक ये जो है खास तौर पर इम्पोर्टेंट
हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में। निदानात्मक तशखीसी जांच मतलब जांच करना ये देखने के लिए कि बच्चों को क्या नहीं समझा, क्या रुकावटें पेश आ रही है। मतलब अगर वो ठीक से कुछ नहीं कर पा रहा है, या जवाब नहीं लिख पा रहा है, या प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, कठिनाई क्या है उसकी, वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। उसके लिए ये जांच की जाती है। और जब हमें पता चलता है कि हाँ इस बच्चे को इस तरह की जो कठिनाई है, पढ़ने में उसको बोलने में कुछ परेशानी आ रही है, या सुनने में कोई दिक्कत है, फिजिकल जरूरी नहीं है सिर्फ फिजिकली, और भी रीजन हो सकते हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो, है ना। तो उसलिए हम और दूसरे कौन से तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये तो मतलब जांच तक है। अब जो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंग्लिश में हम इसका जो हम हल निकालेंगे, हम दुश्वारी तो पता कर दिए बच्चों का। डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक आकलन को ही कहते हैं। अब जो हल निकाल दिए उसे कहेंगे मौलजाती तदरीस। उर्दू में मौलजाती तदरीस कहते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो परेशानी क्या है, मुश्किल क्या है, पता होने के बाद जो हम उर्दू में बोल रहे हैं मौलजाती तदरीस, उसको हिंदी में उपचारात्मक कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। फिर अब हम जो है किस तरह से टीचिंग करेंगे, किस तरह से उसको शिक्षा देंगे। तो उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये बेसिक कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों को ना एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट है भाषा कौशल्य। भाषा कौशल्य, भाषा भाषा कौशल मतलब होता है स्किल, महारत। क्या क्या कौशल है भाषा के? तो फर्स्ट वन है सुनना। सुनना, सेकंड है बोलना, थर्ड है पढ़ना, और उसके बाद है लिखना। ये चार प्रकार है कौशल के, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। तो बेसिकली हमको पता है कि इसमें क्या क्या होता है। सुनना फर्स्ट स्टेज है ये भाषा कौशल की, कि बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो वो सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है। उसको कहानी सुनाई जाती है, नज़में पढ़ाई जाती है। तो स्टार्टिंग जो है वो सुनकर ही जो है
नॉलेज ग्रहण कर रहा है ना। तो ये सुनना हो गया। उसके बाद जो है वो बोलता है, रिपीट करता है चीजों को, जो भी उसको बातें अच्छी लगती है उसे दोहराता है, बोलता है। छोटी क्लासों में जो है वो नज़्में बोलता है ना, नज़्में पढ़ता है, सॉरी पढ़ने में आ जाएगा वो, नज़्में पढ़ता है। बोलने में वही है कि वो जब अपने दोस्तों से, हम साथियों से मिलता है तो वो बातचीत करता है, बोलता है, वो इसमें आ जाएगा। पढ़ना, नज़म पढ़ रहा है, सबक पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो पढ़ना जो है थर्ड कौशल है। उसके बाद लिखना, जो वो लिखता है देखकर, ठीक है। लेखन के भी प्रकार हम देखेंगे अभी। तो फिलहाल तो ये जो 4 है ये मेन है भाषा कौशल इसके। तो ये बेसिकली भाषा कौशल्य हो गया, चारों भी। उम्मीद करती हूँ याद रहेंगे ना आप लोग को एग्जाम तक, वैसे भी कुछ ही दिन रह गए हैं। हाँ, अभी इसी में ना मुझे आपको बताना है कि सुनना और पढ़ना, यानी कि ये सुनना और पढ़ना, ये जो 2 कौशल है ना, इसे क्या कहेंगे? ग्राम्यात्मक कौशल। ग्राम्यात्मक कौशल, ठीक है। ग्राम्यात्मक कौशल थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा बोलने के लिए मुझे भी, तो आप गरम से याद रख सकते हैं, ग्रम, है ना। हाँ, गरम से ग्रम, ग्राम्यात्मक कौशल है। ये सुनना को और पढ़ना को, ये 2 कौशल को ये कहते हैं हम। देखिए एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि ग्राम्यात्मक कौशल कौन से है, और 4 ऑप्शन रहते तो चारों भी दे दिया जाता है। और ज्यादातर इसमें बेसिक में ही हम जो है गलतियां कर बैठते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि सुनना और पढ़ना जो है उसे ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं। अब इसका मतलब समझेंगे कि सुनना और पढ़ना को क्यों हम कह रहे हैं सुनना और पढ़ना ग्राम्यात्मक कौशल है, यानी अखज़ कर रहे हैं हम, ये अखज़ कर रहे हैं मतलब हासिल कर रहे हैं। अब हम सुन रहे हैं, अगर हम भाषण सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, सबक सुन रहे हैं, नज़म सुन रहे हैं, या फिर कोई और नॉलेज वाली बातें हैं, मालूमाती बातें हैं, वो सुन रहे हैं, शायरी सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं इसका मतलब सिर्फ हम सुन नहीं रहे, उसे समझ भी रहे हैं, साथ ही साथ वो समझ भी रहे, वो चीजें जो है हमारे अंदर जा रही है, हमारे दिमाग में जा रही है ना। तो इसीलिए उसे हम कहते हैं ग्राम्यात्मक, ग्राम कर लेना, अंदर बसा लेना, ग्राम्यात्मक कौशल। तो यही रीजन है कि सुनना और पढ़ने को हम कह रहे हैं। पढ़ने का भी जो हम पढ़ रहे हैं, किताबें, पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, या फिर कोई सबक आमोज कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। और भी बहुत सी चीजें पढ़ने में आ जाती है। तो यानी ग्रहण कर रहे हैं, अखज़ कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो इसे ग्राम्यात्मक कौशल कहेंगे, ठीक है। अभी ये जो है बोलना और लिखना, बोलना और लिखना, इसे कहेंगे उत्पादनात्मक कौशल। उत्पादनात्मक
कौशल। उसके बाद है बोलना लिखना उत्पादनात्मक कौशल्य। उत्पादन हो रहा है, अभी हम बोल रहे हैं, किसी को बोलकर हम जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, है ना। यानी हम जो है किसी को मालूमात फराहम कर रहे हैं, या इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ हम जो है हासिल कर रहे थे, अखज़ कर रहे थे, अब यहाँ जो है हम फराहम कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं वो चीजें। तो इसीलिए इसे कहते हैं उत्पादनात्मक। उत्पादन, प्रोड्यूस करना, है ना। तो वो बोलने से होता है, बोलने से लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई ये क्या बताना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। उसके बाद है लिखना। जो हम लिखते हैं, हम खत लिखते हैं, हम सबक लिखते हैं, हम नज़म लिखते हैं, है ना, बहुत सी चीजें हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर लिखते हैं। तो लिखकर हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों तक नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों को फराहम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दो चीज जो है याद रखनी है कि ग्राम्यात्मक कौशल किसे कहेंगे, सुनना और पढ़ना। उत्पादनात्मक कौशल किसे कहेंगे, बोलना और लिखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं अभी बताई थी आपको लेखन के प्रकार हम देखेंगे, वही है नेक्स्ट, लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकार, है ना, मतलब लिखने की किस्में। लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक है सुलेखन। सुलेखन, सुलेखन, श्रुत लेखन, श्रुत लेखन। मुझे ये सब याद है, लेकिन पढ़ाते दौरान जरा नजर मारनी पड़ती है, जरा पॉइंट्स की तरफ देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा देख के यहाँ लिख रही हूँ, ऐसे तो याद है। नेक्स्ट अनुलेखन। अनुलेखन, ये सुलेखन, ये श्रुत लेखन और ये है अनुलेखन। ठीक है, अभी इसकी मीनिंग देख लेते। सुलेखन का मतलब होता है खूबसूरत लिखना, खुशखत लिखना, खुशखत लिखना, है ना। और अनुलेखन का मतलब होता है कि नकल करके लिखना, देखकर लिखना, नकल करके लिखना। एक सेकंड जस्ट, मदीना नकल करके लिखना। यहाँ वीडियो में देखना, यहाँ का दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिख रहा पूरा, ये लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये अनुलेखन में नकल करके लिखना, और श्रुत लेखन जो है उसमें वर्तनी, वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है इमला नवेसी, इमला नवेसी। वर्तनी, ठीक है, ये है हमारे लेखन के प्रकार। सुलेखन, खुशखत लिखना, हम बच्चों को खुशखत लिखाते हैं कि देखकर अच्छे से लिखो, है ना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल राइटिंग कंपटीशन होता है,
को-करिकुलर एक्टिविटी है जो हमारी, तो उसमें यही किया जाता है, सुलेखन। उसके बाद है अनुलेखन, नकल करके लिखना। जो बच्चों की जो है वर्कबुक होती है, हिंदी की, मराठी की, इंग्लिश की, वो वर्कबुक में ऐसे डॉट से ऐसा डॉट से बना हुआ होता है और बच्चा उस पर हाथ फिराता है ना। ये भी अनुलेखन हो गया जो है, ये भी अनुलेखन हो गया एक हिसाब से। और एक हिसाब से या तो पूरा वर्ड लिखा हुआ रहता है, उसको नीचे जो है देखकर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद है श्रुत लेखन, वर्तनी इमला नवेसी, के मतलब बिना देखे लिखना, इसे देखने की जरूरत नहीं होती है। टीचर जो है बोलती है या बोलते हैं जो भी है, तो बच्चा जो है सुनकर लिखता है, तो ये श्रुत लेखन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है भाषाई विकास। भाषाई विकास, ये सिर्फ पढ़ाते दौरान ही ना खांसी आती है, ऐसे कभी नहीं आएगी, बस पढ़ाना स्टार्ट किए कि शुरू हो जाती है। खैर चलिए देखते हैं भाषाई विकार। विकार का मतलब क्या होता है? डिसेबिलिटी, इसे हम कहेंगे डिसेबिलिटी, ठीक है। खास तौर पर शारीरिक होती है, फिजिकल, और एग्जाम में जो खास तौर पर पूछा जाता है ना, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले है अफ्रेशिया। अफ्रेशिया अफ्रेशिया है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चों को समझने में प्रॉब्लम, कि जो भी मतलब हम बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं एज अ लैंग्वेज के टीचर, जबान के मौलिम, तो बच्चे को जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कंसेप्ट को समझने में। तो ऐसी परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम को जो है अफ्रेशिया कहेंगे, अफ्रेशिया विकार, ठीक है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा कम ही आता है एग्जाम में, बस ऑप्शन में दे दिया जाता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़े कम आते हैं, फिर भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का जो ताल्लुक है वो पठन से है, पढ़ने से है, कि जो है बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो मतलब रुक रुक के पढ़ता है या अटक अटक के पढ़ता है, सही से पढ़ नहीं पाता है, जुमलों को बोल नहीं पाता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी है उसे कहेंगे डिसलेक्सिया। उसके बाद नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ये लेखन से रिलेटेड है। डिसग्राफिया लेखन से रिलेटेड है,
के बच्चे को जो है लिखने में समस्या है कि वो मतलब कोई भी वर्ड को, अक्षर को उल्टा लिख देता है, दाएं होना चाहिए तो बाएं लिख देता है। जैसे मतलब ये अ है तो अ को इस तरह से लिख दिया, है ना, कुछ भी मतलब आगे पीछे उल्टा सीधा कैसे भी वो लिख देता है ना। तारे जमीन पर मूवी आप देखे होंगे, ईशान जो नाम था बच्चे का, तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से लिखने में जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। हालांकि ये हिंदी में ही, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, पर हिंदी में भी यही दिया गया है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफ्रेशिया। और इसके अलावा एक और होता है डिस्कैल्कुलिया भी कहते हैं, डिस्कैल्कुलिया। अब मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है वो वर्ड, खैर कोई नहीं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा। आप लोग हो ना मोटिवेट करने के लिए। डिस्कैल्कुलिया ऐसे ही कुछ कहते हैं, डिस्कैल्कु मतलब कैलकुलेट करने में उसको जो है प्रॉब्लम आती है। मैथ्स में जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है सही से नंबर्स को, जो भी है अददों को, है ना, उसे कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का ताल्लुक ना मोटर से है। मोटर का मतलब वो चलाने वाला मोटर वोटर नहीं है। मोटर का मतलब होता है हमारे बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर, मतलब ऐसा कोई काम जिसमें हम पूरे बॉडी पार्ट्स का यूज कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं पूरी तरह से, तो उसे मोटर कहते हैं। तो मतलब इस तरह के काम करने में अगर दिक्कत आती है हाथों को चलाने में, पैरों को चलाने में, तो वैसी डिसेबिलिटी को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। तो ये आपके विकार है। चलिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज, है ना। देखिए एक कंसेप्ट है हिंदी में, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एग्जाम में पूछता ही पूछता है समावेशी कक्षा, यानी ऐसी कक्षा जहां एक छत के नीचे हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, नॉलेज को अचीव करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं, तो ऐसी कक्षा को समावेशी कक्षा कहा जाता है। अब समावेशी कक्षा का मतलब सब बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सब बच्चे में इसे समझने की जरूरत है कि सब बच्चे बोले तो उसमें कौन कौन से बच्चे, तो उसमें विकार वाले बच्चे भी आएंगे, विकार
जो अभी हमने देखे डिसेबिलिटीज, वो बच्चे भी आएंगे। मतलब नॉर्मल बच्चे तो होते ही है जो हर चीज कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, लेकिन समावेशी कक्षा कहा गया है ना, तो उसमें विकार वाले भी आएंगे। और इसके अलावा पिछड़े हुए कहते हैं ना, जिसे पिछड़े हुए मतलब जात पात जो रहते हैं, निचले तबके के बच्चे, वो भी इसी में आ जाएंगे। और थर्ड पॉइंट से जो माशी तौर पर वीक होते हैं, माशी तौर पर हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा है, माशी, खैर माशी नहीं थी कमजोर, मतलब माशी तौर पर जो कमजोर बच्चे होते हैं ना, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, वो बच्चे भी यहाँ आएंगे। इसीलिए कहा गया है समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसमें ये सारे के सारे बच्चे आएंगे, जिसको डिसेबिलिटी है, जो पिछड़े हुए है, जो माशी तौर पर कमजोर है, सभी बच्चों के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है। और इसका ताल्लुक बहुभाषिकता से है, बहुभाषिकता से, कि मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के जो बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं वहाँ आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना सबकी लैंग्वेज एक ही हो, सबकी जबान अलग अलग होती है, सबकी जो मादरी जबान है, मातृभाषा है, वो अलग अलग होती है। कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई मराठी बोलता है ना। तो इस तरह से बहुभाषिकता पाई जाती है समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।